Hello my dear students, today we are going to continue with the basic concepts of organic chapter, basic concepts of organic chemistry का chapter, okay, जो हम लोग कर रहे थे. और in the previous chapters we have learnt about हम लोगों ने IUPAC नेमिंग पढ़ा है, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के रूल्स के साथ साथ प्रायोरिटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा है. In fact, we also learnt about SN1 and SN2 reactions, okay, and today we are going to discuss about mesomeric effect or resonance effect. What is this mesomeric or resonance effect? Before this, आप लोगों को पता है कि there is another effect known as electromeric effect. What is this electromeric effect? तो electromeric effect last lectures में किए हुए हैं और मेसोमेरिक इफेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे. तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ व्हाट शॉर्ट इफेक्ट दैट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफर और द एंटायर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्स एंटायर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट में जैसे इसमें एंटायर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम, इसको कंप्लीट करो, टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. इट इज अ परमानेंट इफेक्ट that involves the permanent transfer of pi electrons. What? Permanent transfer of pi electrons. ठीक है. और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ, दोनों के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. बेसिकली जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आप लोग क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद Br2, मतलब एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, ठीक है, विद Br2. अल्कीन क्या होता है? जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का रिएक्शन अगर Br2 के साथ करोगे तो ये फाटक खुलेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और एक एक Br यहाँ पे जुड़ेगा, एक एक Br जुड़ेगा, तो एक एडिशन रिएक्शन हो रहा. तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट इफेक्ट है दैट एंटायर ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स. तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो ये बॉन्डेड एटम को जाके जुड़ गया. लेकिन ये इससे ज़्यादा ये परमानेंट इफेक्ट होता है. इसमें इसको हम रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो अक्सर होते हैं ना वो मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं. तो यहाँ पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के और एग्जांपल्स होंगे. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, प्लस ई प्लस माइनस ई, ये दोनों सारी चीज़ें इसमें आएगा. मेसोमेरिक इफेक्ट में और क्या क्या होते हैं आए चलो आगे देखते हैं. अगर इसके एग्जाम्पल्स में है, बेसिकली क्या होगा? पोलैरिटी इज डेवलप्ड इन कॉन्जुगेट सिस्टम. अब ये कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, ड्यू टू द ग्रुप और एटम अटैच विथ कॉन्जुगेट सिस्टम इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट. सो द पोलैरिटी डेवलप बिटवीन एटम्स, तो दो एटम्स के बीच में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है ना, और इस वजह से पाई बॉन्ड का इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है. चलो हम देखते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेशन क्या होता है. ठीक है, तो ये अगर आप हेडिंग दे दो कॉन्जुगेशन, व्हाट इज कॉन्जुगेशन, हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जहां होगा कॉन्जुगेशन वहां होगा रेजोनेंस. लिख लो, जहां होगा कॉन्जुगेशन वहाँ होगा रेजोनेंस. ये चीज़ अपने दिमाग में बसा लो. तो रेजोनेंस क्या होता है तो पता ही चलेगा जब रेजोनेंस के कंडीशंस पता चलेंगे. रेजोनेंस होने के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया है पाई सिग्मा पाई, इसको हम पाई सिग्मा पाई भी बोल सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड,
इसको हम पाई सिग्मा पाई भी बोल सकते हैं, या डबल बॉन्ड सिग्मा डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा वाला पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये एक कंडीशन। थर्ड कंडीशन होगा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, और फोर्थ कंडीशन होगा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, एंड फाइनली और फिफ्थ कंडीशन है पाई सिग्मा रेडिकल। देखो वही चीज़ यहाँ पे पाई को हम डबल बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है, पाई। तो जहाँ तुम्हें ये वाला सिस्टम दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, अब ये एक कंपाउंड बना है ना, ये देखो इन्होंने सही से बनाया नहीं है इसको, ये हम बनाएंगे कैसे, ये स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे ना, CH3 एरो मत दिखाओ, ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स, जब एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज सर पे होगा, वो सोचेगा यार पटक दूं मैं चार्ज इधर, उसने पटक दिया। जैसे ही उसने इस पे पटा, इस कार्बन पे अब 1 2 3 और ये वाला चौथा और 5 बॉन्ड तो कार्बन भाई सह नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये अपना एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ तो इसका 5 बॉन्ड बना, अब इसका 5 बॉन्ड बना तो इसने अपना 1 बॉन्ड तक इस ऑक्सीजन को, इस कार्बन ने कहा भैया ले जाओ, ये वाला बॉन्ड ले जाओ, इसको तो पलट के देगा नहीं, तो इसलिए इसके आगे इस चीज़ को बढ़ाया, तो स्ट्रक्चर बना गया। स्ट्रक्चर बना ऐसे, यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर को, देख लीजिए आप लोग कैसे बनाना है। बनाना ऐसे है, CH3 वैसे लिखो C, अब यहाँ पे बनाओ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बनाओ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड उठ के इसके सर पे चला गया और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसी तरह ये चीज़ तो आप लोग हाईलाइट करो। इस यहाँ पे ये फिनॉल का स्ट्रक्चर, ये देखो ये क्या है, OH अल्कोहल का स्ट्रक्चर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल, है ना। अब इसका मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो अब मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ बनाती हूँ फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में OH है और लोन पेयर है ना। अब लोन पेयर है और ये देखिए, ये आप लोग ये ना दिखा के ऐसे दिखाओ, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग पे OH यानी कि फिनॉल हुआ। अब ये जो लोन पेयर है, डेफिनेटली यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो एक ये पटक दिया इन दोनों के बॉन्ड के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्टूडेंट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा। मैम यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ तो डेफिनेटली ये इधर शिफ्ट होगा, कि ये वाला जो कार्बन यहाँ पे है वो 5 बॉन्ड नहीं सह पाएगा, यहाँ पे कार्बन होते हैं ना, तो ये 5 बॉन्ड नहीं सह पाएगा। इसीलिए नहीं है, जब यहाँ ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड बना लो, कि मैं ग्रीन से बताती हूँ, और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और बाकी के बॉन्ड जैसे कि तैसे रखे, क्योंकि ये बॉन्ड जो था यहाँ पे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ऊपर की चीज़ जैसे कि तैसे लिखो, OH लिख दो और एक लोन पेयर बचा, है ना। अब क्योंकि ये OH ने अपना एक लोन पेयर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब भी कोई लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग, अब ये यहाँ पे रुकता नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज रिंग के बाहर है तो वो अंदर आने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली वो अंदर आने की कोशिश करेगा। तो वो अंदर आया, जैसे ही उसने यहाँ अंदर आया उसने डबल बॉन्ड बनाया। डबल बॉन्ड बनाने की वजह इस कार्बन के ऊपर अब 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने। अब 5 बॉन्ड तो वो झेल नहीं पाएगा, इसीलिए ये वाला बॉन्ड सोचेगा कि मैं ही बाहर निकल जाता हूँ भैया, इन लोग के लफड़ेबाजी में मैं नहीं पढ़ूंगा। तो हुआ क्या आपका, हुआ ये कि ये अंदर आया और ये बाहर निकला। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखिए ऐसे बनेगा। बनाइए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ग्रीन वाला भाई साहब अंदर आ गया, ये वाला भाई साहब बाहर चला गया। जो पहले का बॉन्ड था जैसे का तैसे लिखो, ऊपर का भी जैसे का तैसे था वैसे लिखो। अब ग्रीन वो नया बॉन्ड बनाया था ना, और जो OH हमारा था OH जैसा था वैसे लिख दो, और उसके ऊपर लोन पेयर था और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे शांति नहीं मिली, क्यों? फिर वापस से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल आया। अब ये सोचेगा मैं फिर अंदर चला जाऊँ, तो ये अंदर चला जाएगा। अब ये अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली ये उछल के बाहर निकलने की कोशिश करेगा या बाहर आने की सोचेगा, है ना। तो ये बाहर आएगा, तो ये बाहर आया। अब हमें क्या करना है, इसको इधर, मतलब ये वाला एरो इधर दिखाओ, ये बाहर आने की सोचेगा। तो अब बना दो आप नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जगह यहाँ पे कम है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ तो बना रही हूँ, उसका नेक्स्ट वाला नीचे बनाऊंगी। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए आप। पहले क्या हुआ, ये जो ग्रीन था ये नया बॉन्ड था, अब ये वाला ग्रीन एक और नया बॉन्ड बना। ये जो ब्लू वाला यहाँ खिसक गया, अब ये यहाँ खिसक गया, और जो पहले की चीज़ें जैसे कि तैसे लिखो। ये नया ग्रीन डॉट तो बना था ना,
अब उसके ऊपर क्या था, OH, एक लोन पेयर और ये प्लस चार्ज। अब बताओ यहाँ पे स्टॉप हुआ नहीं, अब ये बाहर खुश नहीं है, मुझे अंदर आना अंदर आना अंदर आना, ये अंदर आ गया। अब जब ये अंदर आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ तो इस वाले कार्बन पे 5, तो ये वाला सोचेगा मैं वापस से ऊपर ना खिसक जाऊँ जैसा पहले था। तो यानी कि जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो ये हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब जो फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रही हूँ वो मैं यहाँ बनाऊंगी। अब नोटिस करो फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये वाला डबल बॉन्ड नया बना था, ये वाला डबल बॉन्ड भी नया बना था। अब ये वाला अंदर गया तो ये वाला भी नया बना। अब ये ब्लू वाला पहले से था, अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे OH जो था वो OH था ही, लेकिन जो डबल बॉन्ड था इसके सर पे चढ़ गया, यानी कि जो पहले लोन पेयर था उसको वापस से हम क्या बताएंगे, यहाँ पे वापस से ये आ गया। ये पहले का था, ब्लू वाला पहले का था, और ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर खिसक गया ना, वो अब लोन पेयर। देखो ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। डिफरेंस क्या है, देखो इसका पॉजिटिव चार्ज भी हट गया। डिफरेंस ये है कि बॉन्ड जहाँ थे उसके जस्ट ऑपोजिट जगह पे, इसके बॉन्ड देखो 1 2 3 यहाँ था, इसका देखो यहाँ यहाँ हाँ यहाँ बची हुई जगह पे रहेगा। तो इसीलिए फर्स्ट और फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है। बस हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो बॉन्ड्स थे उसकी प्लेसमेंट बदल गई। यानी कि बॉन्ड को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसीलिए बेंजीन रिंग पे बॉन्ड्स को ऐसे दिखाते हैं कि पूरा घूम रहा है, ये पूरा घूम ही तो रहा है, इसीलिए बेंजीन रिंग पे पाई बॉन्ड्स घूमते रहते हैं। समझ में आया कैसे हमने एक फिनॉल का वो बनाया है, क्या बनाया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये बनाना आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट वाला ट्राई करिए। यहाँ पे एक बनाया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH2 दिया है, प्लस दिया है और सिग्मा बॉन्ड, जहाँ होगा कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव एक रेजोनेटिंग कंडीशन था, पाई सिग्मा पॉजिटिव है डबल बॉन्ड, ये पाई सिग्मा पॉजिटिव है इधर। और यहाँ पे क्या कंडीशन था, यहाँ हमारा कंडीशन था पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर पे ही रेजोनेंस हुआ, पाई सिग्मा पॉजिटिव पे भी रेजोनेंस होगा। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव पे रेजोनेंस करके देखते हैं, चलो देखते हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो रिंग से डबल बॉन्ड, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो यहाँ से उछल के यहाँ गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, यस क्रिएट हुआ। लेकिन जब यहाँ से उछल के ये डबल बॉन्ड सिंगल बन गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ का डबल बॉन्ड उछल के फिर यहाँ जाने की सोचेगा ताकि इसकी पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करें। तो ये ऐसा हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ। यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है ना, नया वाला डबल बॉन्ड क्रिएट किया CH2 पे, और यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर पहुँच गया, यानी कि इधर नया वाला डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। जो पहले का था वो चला गया। अब ये वाला सोचेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये वाला सोचेगा, ये वाला जो पहले वाला भाई साहब है, ऐसे लिख दो, ये सोचेगा मैं इधर आ जाऊँ, उल्टा जा रहा है ना, तो ये इधर आने की सोचेगा, है ना, इधर आने की सोचेगा। तो ये इसका भी बना के देखो, बनाए, ठीक है, CH2। अब यहाँ पे न्यू बॉन्ड बना, यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसलिए न्यू बॉन्ड बना, जो पुराना वाला बॉन्ड हट गया, ये पॉजिटिव हट गया, है ना। अब इसके ऊपर देखो, जब यहाँ ये चला जाता है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है ना, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया ना। अब ये पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये भी अभी अंदर आने की सोचेगा, तो ये भी अंदर आने की सोचेगा। अब क्या होगा, ये अंदर आने की नहीं सोचेगा, ये ऊपर चढ़ने की सोचेगा। अब ये क्या होगा, अंदर आने की नहीं, ये अंदर क्यों आएगा, अब तो फिर वही सिलसिला चलेगा। ये वाला जो बॉन्ड था इधर था, वो अंदर आने की सोचेगा, और बनेगा क्या हमारा फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बनेगा जल्दी बताइए। CH2 था, ये वाला पाई बॉन्ड हट गया क्योंकि वो अंदर आ गया है, और इसने ये पॉजिटिव चार्ज को हटा के यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जस्ट ऑपोजिट साइड पे बन गए। समझ में आया, इस तरह जाना है। मतलब लोन इलेक्ट्रॉन जब पाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अंदर को आते हैं तो भी मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज किसी कंपाउंड पे, किसी बेंजीन रिंग के सब्स्टिट्यूएंट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उल्टा कैसे चार्ज जाता है वो भी मैंने बता दिया। दोनों यानी कि मैंने एक तरीके से आप लोगों को डिफरेंस बताया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर को जो रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमने रेजोनेंस हाइब्रिड का, या रेजोनेंस हाइब्रिड होता क्या है. सो लेट अस जस्ट रीड इट. इन द स्ट्रक्चर गिवन अबाउ, C1 and C2 has double bond, while second and third structure, that is this is your first structure, right? This is your second and this is your third structure. Now notice is यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन थे. अब क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड था, है ना, तो ये पाई बॉन्ड को देख के सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सोचता है मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, खाली जगह है, तो वो शिफ्ट हो गया. देखो जब वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस कार्बन पे 5 बॉन्ड होता है, तो ये वाला भैया सोचता है भैया मैं ही हट जाऊँ. जब ये इधर हट जाता है, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर क्या हो गया, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया. जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो दो पोलैरिटी बनी कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो जब ये, तो ये वापस से दे देता है, वापस से उल्टा उल्टा पहिया घूमता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है. और जो मतलब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दो कि कभी नेगेटिव चार्ज इधर है, कभी पॉजिटिव इधर है, कभी पॉजिटिव इधर है, कभी नेगेटिव इधर है. सो इन द स्ट्रक्चर C1 and C2 हैज डबल बॉन्ड, while the structure 2 and 3, C1 and C2, which is a 1 and 2 3 4, लिख दो वापस से ना, 1 2 3 4 और 1 2 3 4. इसके 1 और 2 और इसके कार्बन नंबर 1 और 2 है सिंगल बॉन्ड. इन दो केस में सिंगल बॉन्ड है. सो C1 and C2 shows bond length in between single and double bond. Similarly in structure C2 and C3 has single bond. ये मतलब बता रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. When in structure 2 and 3, C2 and C3 has double bond, जैसे इनके बीच में डबल बॉन्ड है, वैसे ही इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन इन दोनों और इन दोनों सेम है, डबल बॉन्ड. सो हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि सिग्मा, देखो पाई सिग्मा पाई रेजोनेशन बनेगा कि नहीं, है ना, ये एक कंडीशन है. फिर यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड, तब भी फिर भी ये रेजोनेटिंग करता है. तो डबल बॉन्ड कभी इस तरफ जाता है, डबल बॉन्ड कभी उस तरफ जाता है. तो यानी कि कभी डबल बॉन्ड इधर है, कभी डबल बॉन्ड इधर है, कभी डबल बॉन्ड इधर जा रहा है. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी इधर शिफ्ट हो रहा है, कभी उधर शिफ्ट हो रहा है. तो इसी को कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो हाइब्रिड में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम बेंजीन रिंग पे हाइब्रिड कैसे दिखाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कभी बॉन्ड इधर घूम रहा है, कभी इधर आ 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 रहा है, इसलिए इकट्ठा हम इसको गोल बनाते हैं. तो रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन रिंग का ये होगा. समझ में आया. रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या, हम उधर भी दिखा रहे हैं, इधर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो घूमता जा रहा है. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, और एग्जांपल सॉल्व करने के लिए 1-2 एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पे इन्होंने अल्कोहल दिया, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर, है ना, इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर. अब क्योंकि OH के ऊपर होता है लोन पेयर, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा, ये अपना सर का बोझ हटाएगा, इधर आएगा. जब ये इधर आएगा, ये इसको मजबूरी ऊपर जाना पड़ेगा. जब ये ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. कोई भी चीज़ जब ऊपर जाती है तो उसके ऊपर क्या बनेगी, तो इसलिए डबल एरो दिखाते हैं, क्योंकि ये इधर उधर होते हैं. इसके ऊपर आ गई नेगेटिव चार्ज, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड इधर क्रिएट हुआ ना, और लोन पेयर हट गया. तो जब लोन पेयर हट गया तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज. डन, ये समझ में आया. लेकिन ये इधर स्टॉप नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये अपने सर पे भी नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता है. ये रखना नहीं चाहेगा तो होगा क्या फिर, तो ये वापस इधर देगा, ये वापस ऊपर जाएगा, यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा. इसीलिए हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाऊंगी मैं इसका. रेजोनेंस हाइब्रिड में तीनों चीज़ें पहले जैसे कहते से लिख लो. कैसे लिखोगे, CH2 CH OH, तीनों चीज़ें जैसे कहते से लिख दिया. लिखने के बाद एक एक बॉन्ड लिख दो. जो दूसरा बॉन्ड है उसको डॉट से बताओ. क्यों मैम डॉट से पता है. और जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है. यहाँ पे भी आप लोग को यही करना चाहिए. तो जो पिछले वाले में भी यही आप लोगों ने नहीं किया, पिछले वाले में भी जो सम था यहाँ पे था ना, वो कहाँ गया, नेगेटिव चार्ज कभी उधर, नेगेटिव चार्ज कभी इधर जब हो, तो दोनों को भी हम डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग यही कर रहे हैं. ओके, क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है. अब नेक्स्ट वाला करके दिखाओ. अब नेक्स्ट वाले पे देखो, एक चीज़ याद रखना, तुम नेगेटिव चार्ज लिखते नहीं हो. नेगेटिव जब तक लिखोगे नहीं, क्यों उधर चार्ज पटकेगा, रेजोनेंस शुरू क्यों नहीं हो. डबल सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव, यानी कि रेजोनेंस अब होगा. अब ये इधर पटका जाएगा. हाँ मैम,
जब ये इधर पटका जाएगा तो ये इसके सर पे चढ़ जाएगा। ठीक है मैम, बना के देखो। तो यहाँ पे ऑरेंज वाला नहीं है, ऑरेंज वाला गायब हो गया। ये तो नहीं था वो, नहीं चलो CH2 सिंगल सिंगल पहले लिख लो। नेगेटिव चार्ज पटका गया यहाँ पे तो इस पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब क्योंकि ये इसके सर पे चढ़ गया तो नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे खेल खत्म नहीं होता है, क्योंकि उल्टा भी आएगा ना, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इसके ऊपर सर पे चढ़ेगा, यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 CH CH2, एक बॉन्ड तो वो रहेगा और दूसरा बॉन्ड जो होगा वो डॉट से दिखाओ, क्योंकि ये इधर उधर घूम रहे हैं, और इधर डेल नेगेटिव दिखा दो, इधर डेल पॉजिटिव दिखा दो। समझे? तो ये होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सारे होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको क्या कहेंगे? आखिरी वाले स्ट्रक्चर को मैंने क्या कहा, क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम? रेजोनेंस हाइब्रिड। समझे कैसा हुआ ये खेल? गेम कैसे खेला गया? इजी था ना? तो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी. The difference in the experimental and calculated energies, that is heat of hydrogenation, by which the compound is stable, is known as the resonance or delocalization energy. Higher the value of resonance energy, greater is the resonance stabilization. यानी कि जितना रेजोनेंस होगा उतनी स्टेबिलिटी, इन लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी होगी. रेजोनेंस इज डायरेक्टली स्टेबल. जितना रेजोनेंस हाई होगा स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी होगी. और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होगा. जैसे कि मैंने कहा डी लोकल क्या, लोकल इंसान हमेशा घूमता रहता है, उसी तरह ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये घूम रहे हैं, और इसलिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड. समझ में आया? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड क्या होता है, या एनर्जी डिफरेंस. ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, इसलिए हम लोग को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. बस इतना याद रखो, जितना रेजोनेंट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना हायर होता है स्टेबिलिटी में, वो उतना ही हायर होता है, और वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता है. नाउ कैलकुलेशन भी दिया गया है रेजोनेंस एनर्जी, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है. दिया गया है, देख लो आप लोग. रेजोनेटिंग एनर्जी ऑफ बेंजीन दिया गया है. द रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. कैसे? हाइड्रोजन से रिएक्ट करके उसको देख लो, तो जितना हीट रिलीज होगा उतना उसका रेजोनेटिंग एनर्जी होगी. अब 3 हाइड्रोजन को दिया तो उसकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि ये स्टेबिलिटी घट गई है ना, ये कम स्टेबल है कंपेयर टू दिस. सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये बता रहे हैं, इसमें इतना हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. हम चलेंगे रूल ऑफ एस्टिमेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस? हमें कैसे पता चलेगा स्टेबिलिटी है कि नहीं है एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच ऑल एटम्स हैव कंप्लीट वैलेंस शेल इज मोर स्टेबल. दिस मीन्स मोस्ट एटम्स हैव अ फुल एक्टेट. ऑब्वियसली नियॉन क्यों स्टेबल है, जेनॉन क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है. उसी तरह कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर उसके एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट है या वो स्टेबल है तो वो पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल है. इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, स्ट्रक्चर ए हैज अ कार्बन एटम विद पॉजिटिव चार्ज एंड देयरफॉर एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट. पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है, वो रेजोनेटिंग स्टेबल नहीं है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर उसको रेजोनेट करेंगे. ओके, सो एग्जाम्पल यू गिव बिलो यर. सी देयर आर लोन पेयर्स गिवन ओवर यर. अच्छे से बनाओ ना, तुम बनाते कैसे हो? ओके, यहाँ पॉजिटिव स्ट्रक्चर. अब इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब यही वाला स्ट्रक्चर फिर से ऐसे बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होने की वजह से ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. तो पता है ना, जब डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा. हो गया रेजोनेटिंग स्टेबल. तो समझ में आया रेजोनेटिंग स्टेबल कैसे है? अब रेजोनेटिंग स्टेबल, अब बताओ इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है कि इसकी स्टेबिलिटी? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इसका. जब सारे वो नेगेटिव पॉजिटिव हट गए, यहाँ पे दो मतलब वो प्रॉब्लम थे ना, तो
यहाँ से हम रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ देख लेते हैं। The structures with least number of formal changes is more charges. Formal charges is more stable. Based on this structure, okay, the B structure is less stable than A structure. So if structure is this, यहाँ पे क्या दिया है, डबल बॉन्ड, सिग्मा, डबल बॉन्ड और लोन पेयर। अब इसका मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ, क्योंकि लोन पेयर है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड सोचेगा कि अगर ये इधर आ जाएगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो बनेगा क्या है, CH2 बनेगा, पॉजिटिव आ गया, ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्रिएट हुआ। सी बाकी की चीज़ें ऑक्सीजन ले लो, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, लोन पेयर था और एक और लोन पेयर आने की वजह से ये इसके ऊपर चला गया ना, एक और लोन पेयर आने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ में आया? थोड़ा प्रैक्टिस करो। और ये ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेबल है क्योंकि इस पर ज़्यादा चार्ज तुम्हें ऊपर ऊपर दिख रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस बी इज लेस स्टेबल बिकॉज इट हैज़ 2 एटम्स विथ फॉर्मल चार्ज। इसके पास ज़्यादा फॉर्मल चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी या रेजोनेंस स्टेबिलिटी कम होगी, समझे? अब इस पे फॉर्मल चार्जेस ज़्यादा है कंपेयर टू यहाँ पे एक ही फॉर्मल चार्ज था, तो यहाँ पे भी तुम जज कर सकते हो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है या कम। ये रूल्स है फॉर राइटिंग और डिस्कसिंग द हु इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में द स्ट्रक्चर विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। ऑब्वियसली, क्यों? अरे यार जस्ट इमेजिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, देखो स्ट्रक्चर विद अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि ऑक्सीजन अपने आप का सुसाइड कर लेगा। क्यों बाबा? वो तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन कौन है? फोन बनेगा डॉन, ये याद रखो, फोन बनेगा डॉन। ये फोन कौन है? ये फोन है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। These are the most electronegative element in the entire periodic table. इन लोगों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, वो सबसे अनस्टेबल इंसान, वो इनको इतने गुस्सा आ जाएगा कि फ्लोरीन के ऊपर मेरे ऊपर किसने नेगेटिव चार्ज चढ़ा दिया, कैसे चढ़ा दिया, है ना? तो कैसे नेगेटिव चार्ज चढ़ा दिया, तो ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़े, उसके लिए वो सुसाइड करने की बात हो गई। समझ में आया कैसे? तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, ये भी लीस्ट स्टेबल है कंपेयर टू बाकी कोई, जैसे Na पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, तो लेस स्टेबल कौन होगा? लेस स्टेबल होगा O पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि घोर अनर्थ। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विथ लीस्ट सेपरेशन, द स्ट्रक्चर्स विथ लीस्ट सेपरेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस इज मोर स्टेबल। ये तो मैंने पहले भी बोला था कि जो जिसके फॉर्मल चार्जेस का सेपरेशन कम होगा वो, क्यों पता है? फॉर्मल चार्जेस लैला मजनू की तरह है, प्लस माइनस अगर हैं, और उनको जितना दूर रखेंगे उतना वो लेस स्टेबल होगा, और जितना लैला मजनू साथ में रहेंगे वो उतने स्टेबल रहेंगे। याद रखना, मैं ऐसे टर्म्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए ऑर्गेनिक में। सो द स्ट्रक्चर्स विद द लीस्ट सेपरेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब ये एक स्ट्रक्चर दिया है मैंने, एक और स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कहाँ पे शिफ्ट होने की सोचेगा? लोन पेयर शिफ्ट होने की सोचेगा, इसके सर पे नेगेटिव आएगा, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड होगा। अब इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर हट जाएगा इसका, और ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा। करके बताऊँ? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, ये H लगे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आया था ना, तो ये यहाँ पे आने की वजह ये थी कि ये यहाँ पे आया, इसका डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ और ये खुद सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे जो लोन पेयर था, ओके, उसकी वजह से ये हुआ था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चढ़ गया था। बाकी H लिखने हैं, लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? स्ट्रक्चर ए है वो। इन स्ट्रक्चर ए तुम लोग नोटिस करो, स्ट्रक्चर ए अगर ये है और ये स्ट्रक्चर बी है, सबसे ज़्यादा सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या है? इन द स्ट्रक्चर ए द चार्जेस आर क्लोजिंग टुगेदर। स्ट्रक्चर ए में फिर भी नज़दीक है, यहाँ पे देखो कितने दूर है, तो लैला मजनू जितने दूर रहेंगे उतने अनस्टेबल रहेंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है,
कंपेयर टू बी। समझ में आया? स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर बी। नाउ नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, if you go further, we have certain more things to discuss. Resonance forms that are equivalent have no difference in stability. That those true structures below no difference can be made using the rules listed above. This means that the two structures are equivalent in stability. अगर सेम है तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। तो यहाँ पे मेजर एंड माइनर कॉन्ट्रीब्यूट इतना आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर वी हैव टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज -m पहले हम देखते हैं और -r। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, -m एंड -r। सो ये साइड वाला जाता नहीं है। If transfer of pi bond electron takes place from conjugate system to the group, then it is known as negative m effect। यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो जो इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेट सिस्टम है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर जा रहा है, मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम टू द ग्रुप। ये ग्रुप है, n इज अ ग्रुप, ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेट सिस्टम से ग्रुप में जा रहा है, तो -m है। ठीक है, समझ में आया? तो और -r इफेक्ट क्या हो? तो अगर -m ये है मैम, तो -m को हम -r इफेक्ट भी बोलते हैं। +m इफेक्ट में मैं +r इफेक्ट भी बताऊंगी। तो दो टाइप के इफेक्ट है मेसोमेरिक, -m +m और -r और +r। ठीक है, मेसोमेरिक को हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, ये अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ। तो फ्रॉम -m इफेक्ट ग्रुप शुड हैव आइदर बी पॉजिटिव चार्ज और शुड बी हैव वैकेंट ऑर्बिटल। जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के पास वैकेंट या ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तभी वो मतलब अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली ना वैकेंट ऑर्बिटल फिल करने जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ड्यू टू -m इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन द कॉन्जुगेट सिस्टम। ओके, और ड्यू टू -m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन कॉन्जुगेट सिस्टम। Such type of conjugate system will be more reactive toward nucleophile। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियस लवर। लास्ट लेक्चर देखो पहले, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लवर यानी कि पॉजिटिव लवर। तो ये पूरे सिस्टम पे अब पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं? कॉन्जुगेट सिस्टम पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे नेगेटिव आया। ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, जिसको पॉजिटिव पसंद है, वो इसके ऊपर आके अटैक करेगा। किस पे? इसके ऊपर आके अटैक करेगा। स्टूडेंट्स, यही तो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती। अटैकिंग रिएजेंट्स अटैक कैसे करते हैं? अटैकिंग रिएजेंट पहले तो दो टाइप के होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, अटैकिंग रिएजेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, अटैकिंग रिएजेंट्स कितने टाइप के होते हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, यानी कि वो खुद पॉजिटिव होते हैं लेकिन अटैक किस पे करते हैं? अटैक करते हैं नेगेटिव पे। और न्यूक्लियोफाइल खुद, ये E+ होता है ना, ये खुद होते हैं Nu-, यानी कि खुद होते हैं नेगेटिव और अटैक किससे करते हैं? पॉजिटिव चार्ज पर। तो जैसे मैंने कहा -m इफेक्ट या -r इफेक्ट कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, तो उसका जो कॉन्जुगेट पार्ट है, उसका जो कॉन्जुगेट पार्ट क्या है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर में मैंने एग्जांपल क्या दिया था? CH2 डबल बॉन्ड CH N और NO। इसके ऊपर यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट होके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होने की वजह से ये पॉजिटिव को देख के पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो ये क्या बना? ये बना CH2 पॉजिटिव। आगे बताइए, इस पे पॉजिटिव आया ना कॉन्जुगेट सिस्टम पे, सिंगल बॉन्ड बन गया CH, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ ना यहाँ पे। N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और O के ऊपर अब नेगेटिव आया, क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ गया। तो यानी कि सिस्टम के ऊपर, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा कॉन्जुगेट सिस्टम है। कॉन्जुगेट सिस्टम पे क्या चार्ज चढ़ गया? कॉन्जुगेट सिस्टम पे बना पॉजिटिव, और जो ग्रुप था, ग्रुप के ऊपर हुआ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे वाले कंडीशन में -m या -r।
अब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये ससुरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करने की सोचेगा? न्यूक्लियोफाइल, जैसे कोई एक न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल आप लोग बताओ, कोई न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल बताइए। जैसे H2O भी एक न्यूक्लियो है, जैसे OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके ऊपर नेगेटिव है ना, वो पॉजिटिव में अटैक करने की, इधर आके ज्वाइंट हो जाएगा, इससे आके जुड़ेगा। जहां न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव, वो ढूंढता है कि उसको पॉजिटिव मिलेगा, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो देना चाहता है उसको। समझे? ऑपोजिट अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया माइनस एम इफेक्ट कैसे काम करता है? समझ में आया स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़े तो माइनस एम इफेक्ट के बारे में आप लोग समझ गए। तो अब जो ग्रुप भी शोज माइनस एम इफेक्ट, अब तो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। यहाँ पे लिख लो आप लोग, मेरे पास है नोट्स, आप लोग ये देख सकते हो। सो द ग्रुप्स दैट शो माइनस एम इफेक्ट आर, कौन कौन से बताइए? NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। अभी तो NO2 का ही तो एग्जाम्पल मैंने दिया था। CN CHO एल्डिहाइड जो होता है, और COOH। COOH क्या होता है? COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और CONH2 हमारा क्या होता है? हमाइड। तो ये सारे ग्रुप्स हमें याद रखने चाहिए कि दे शो माइनस एम इफेक्ट। व्हाट डू दे शो? माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो इफ ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ग्रुप टू द कॉन्जुगेट सिस्टम, इट इज नोन एज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब क्या मैंने कहा? अब मैंने नेगेटिव, मैंने कहा दो टाइप के रेजोनेटिंग इफेक्ट होते हैं, माइनस एम और प्लस एम, या माइनस आर और प्लस आर। माइनस आर तो और माइनस एम मैंने बता दिया। प्लस एम क्या होता है मैम? उल्टा। उल्टा कब उल्टा होगा? तब उल्टा होगा जो ग्रुप में ज्वाइन करूंगी कॉन्जुगेट सिस्टम से, अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। इफ द ट्रांसफर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो फिर ग्रुप के अंदर को जाएगा तो उल्टा जाएगा। तो कॉन्जुगेट सिस्टम पे क्या आएगा? फाइनली नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज देख के कौन खुश होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इनकमिंग जो फ्रॉम प्लस एम इफेक्ट, द ग्रुप शुड हैव आइदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शुड हैव नेगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज होना ही चाहिए, या लोन पेयर या कुछ तो होना चाहिए, तब वो अंदर को जाएगा। तो ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट नेगेटिव चार्ज कम्स ओवर द कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम के ऊपर, इस पूरे सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो पूरे कॉन्जुगेट सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ड्यू टू प्लस एम नेगेटिव चार्ज कम्स ओवर द कॉन्जुगेट सिस्टम और इलेक्ट्रो डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन कॉन्जुगेट सिस्टम। Such type of conjugate system will be more reactive towards electrophile और will be less reactive towards nucleophile। लॉजिक है कि नहीं? इसमें है कि नहीं लॉजिक? लॉजिक तो है, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव के पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल को नहीं पसंद करेगा। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होगा ना। समझ में आया? सो देयर आर द लिस्ट ऑफ ग्रुप विच शो मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। ऑब्वियसली देख के ही पता चलेगा, जो ग्रुप के पास लोन पेयर सर पे मंडरा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज मंडरा रहे हैं, वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट में पूरे कॉन्जुगेट सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट सिस्टम पे देगा, उल्टा नहीं होगा, और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसको अट्रैक्ट करेगा। समझे? तो एप्लीकेशंस कहाँ होंगे? एप्लीकेशन ऑफ एम इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इंक्रीज बाय रेजोनेंस, है ना। एंड एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये तीनों चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट आर नॉन एरोमेटिक और व्हाट आर एंटी एरोमेटिक। तो हमेशा याद रखना, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, बेंजीन रिंग वगैरह, ये लोग बहुत स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, वो खुद खुश है, तो दे आर मोर स्टेबल एंड देन एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा स्टेबल रहते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से तो एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, तो कंपेयर करो। आप यहाँ पे देखो रेजोनेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव देखो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यानी कि रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पे देखो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे है प्लस आई ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब जैसे मैंने कहा अल्काइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप पे अल्काइल ग्रुप लगा दो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो प्लस आई इफेक्ट देता है। प्लस आई इफेक्ट देता है यानी इलेक्ट्रॉन अंदर को देता है, तो वो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होने वाला है? कम होने का।
क्यों? और फाइनली है माइनस आई ऑफ अल्किनाइल ग्रुप। अल्किनाइल ग्रुप क्या होता है? वो स्टेबिलिटी को मतलब कम करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, इसी तरह कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, ये वाला क्वेश्चन में आप कंपेयर करिए, ये 1 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब याद रखना, जब भी कोई 3 डिग्री कार्बन होगा, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। तो क्यों भैया 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप डिस्कस कर, तो ये कार्बोकेटाइन जो होगा, जो C+ होगा, इसके पास 3 जगह से सुरक्षा कवच है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। इसका आप लोग दिमाग में एक नोट बना के रख लो। हमेशा कार्बोकेटाइन वो होता है जिससे एक ग्रुप निकल गया और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और कार्ब एनायन वो होता है जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इस कार्बन पे अगर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, वो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, यानी कि उसको तीनों तरफ से, भैया तुम यहाँ से किसी कोई हट गया लेकिन हम 3 तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कंपेयर टू 1 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स इसको प्लीज अपने माइंड में ये चीज को बिल्कुल, मैकेनिज्म जब हम करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताया मैंने। तो यहाँ पे भी आप लोग कंपेयर करिए, यहाँ पे 2 रेजोनेट, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये 3 डिग्री, ये भी रेजोनेटिंग, ये भी रेजोनेटिंग। यहाँ पे इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनाए ना, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके बना के देख लो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया नहीं है मैंने, लेकिन तुम लोग बना के देख लो, इसके 5 बन रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। समझे? जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा। समझ में आया? तो स्टेबल बाय रेजोनेंस, मोर रेजोनेंस, लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज, ये भी याद रखिए। जितने लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना स्टेबल बाय रेजोनेंस, जितने लोकलाइज पॉजिटिव, और जितना कम रहेगा वो कम होगा। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, 2 डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि 3 लोकलाइज चार्ज है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये देखना है आपको, जो सेकेंड वाला है वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाला से स्टेबल ये दोनों है। तो इसका मतलब थर्ड वाला हम क्या करेंगे, थर्ड वाले को हम लास्ट में लेंगे और 2 को पहले लेंगे और 1 को बाद में लेंगे। ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ माइनस M इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अभी तक मैंने कार्ब कैटायन बताया, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, लेकिन जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा उस केस में हमेशा याद रखना द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इंक्रीज बाय रेजोनेंस। जितना रेजोनेंस होगा उतना कार्बन कंपेयर स्टेबिलिटी। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी इसके सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी सब, तो स्टेबल बाय नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है स्टेबल नहीं होता, ये बात मैंने पहले कही थी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकेंड, कंपेयर टू थर्ड। क्योंकि याद रखना, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट वाले में सिंगल बॉन्ड, ये जो आखिरी वाले में सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, और इसमें आप लोग नोटिस करिए ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड है, लेकिन 3 चीज़ें, सिंगल और डबल दोनों है। याद रखना जो डबल बॉन्ड होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है? और ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज। और कैरेक्टर ना हमेशा sp का ज़्यादा होता है कंपेयर टू sp2, कंपेयर टू स्टेबिलिटी वाइज में sp का sp2, ये भी याद रखना, ये भी माइंड में एकदम गिरा बना के रख देना। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ माइनस या M इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। M इफेक्ट है रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स भी ये बताता है। ठीक है? रेडिकल्स मतलब एक नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया है हिट्रोलेप्टिक, लास्ट लेक्चर में बताया था, होमोलिटिक क्लीवेज और हिट्रोलिटिक क्लीवेज। जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है जैसे क्लोरीन में है ना, क्लोरीन में Cl2 का एक मॉलिक्यूल एक रेडिकल बन जाता है, Cl डॉट। उसी तरह मतलब यहाँ पे ये C डॉट यानी कि ये लेस रेजोनेंस है, ये लेस रेजोनेंस है, ये नो रेजोनेंस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई पाई, देखो पाई सिग्मा रेडिकल होना चाहिए और यहाँ पे पाई सिग्मा रेडिकल है नहीं, तो नो रेजोनेंस। और यहाँ पे मोर रेजोनेंस है, क्योंकि जितना होगा उतना रेजोनेंस होगा।